क्या है डार्क वेब, कैसे पहुंचे डार्क वेब तक, भारत को क्यों कहा जाता है सोने की चिड़िया, क्या है भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आपने कभी भी डार्क वेब के बारे में सुना होगा तो पाए होंगे कि ये कितना खतरनाक है। यहाँ पर AK-47 से लेकर हीरोइन तक तमाम ऐसी अवैध चीज़ें मिलती हैं जिसकी खबर किसी को नहीं होती है। अगर आप डार्क वेब को गूगल में सर्च करने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। डार्क वेब को आप आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा सिर्फ 10% ही ऊपर से दिखाई देता है, बाकी का 90% पानी के अंदर। कुछ ऐसा ही है डार्क वेब। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको टैब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। इसका यूज़ करने वाले व्यक्ति की पहचान किसी के पास नहीं होती है। यहाँ पर आपको डेटा से लेकर ड्रग्स तक और हथियारों से लेकर हैकर्स तक सब मिलेंगे। असल में डार्क वेब की शुरुआत साल 2000 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के द्वारा किया गया था जिसका नाम इयान क्लार्क था। अपने इस थीसिस में उसने एक ऐसे तरीके की बात की थी जिसके जरिए लोग बिना अपनी पहचान जाहिर किए एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और फिर 2000 में इसी थीसिस पर बेस्ड टार प्रोजेक्ट की शुरुआत होती और 2008 में इसका ब्राउज़र लॉन्च हो जाता है। टार के जरिए ऐसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं जो डार्क वेब का हिस्सा होती है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। फिर धीरे धीरे यह ऐसे यूजर्स का अड्डा बन गया जो इंटरनेट पर गुमनाम रहना चाहते थे। अगर बात करें कि डार्क वेब काम कैसे करता है तो आपको बता दूं कि इसमें ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी का यूज होता है जो ट्रैकिंग और सर्विलांस से परे होते हैं। यूजर्स की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कनेक्शन को सैकड़ों जगह रूट और रीरूट किया जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे प्याज में कई परतें होती हैं, वैसे ही डार्क वेब में आपकी इंफॉर्मेशन भी कई लेयर्स में इनक्रिप्टेड होती है। यहाँ पर लेन देन के लिए बिटकॉइन या अदर्स वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल होता है जिसे ट्रेस करना लगभग असंभव है। अगर आप डार्क वेब तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टार्क ब्राउज़र को डाउनलोड करना पड़ता है। इसे इंस्टॉल करते ही आप डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुको, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो मत करना, क्योंकि इसको एक्सेस करने से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है और आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम पुलिस की नज़र रहती है। डार्क वेब को वही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है जिसे टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान हो। नंबर 2, आपने खूब सुना है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आज मैं इसके पीछे का कारण बताऊंगा कि क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, गोल्ड, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। लगभग 1800 साल पहले भारत में सोने की माइनिंग भी की जाती थी और अभी भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना निकलता है। जब महमूद गजनी ने 1001 में आक्रमण किया था तब उसने 4 लाख सोने के सिक्के लूटे थे। इसके अलावा सैनिकों व जयपाल को छोड़ने के लिए भी उसने 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। उसके बाद सन 1025 में गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई बार सोने के लिए ही लूटा था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सन 1739 में पर्सिया के नादिर शाह ने दिल्ली से इतना सोना लूटा था कि 3 साल तक पर्सिया में किसी ने भी टैक्स नहीं दिया। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत से लोग कितनी मात्रा में सोना लूट के ले गए होंगे। वहीं मुगल काल में शाहजहां ने 1000 किलो सोने का तख्त बनाया था जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है। सन 2011 में पद्मनाभ मंदिर से जो खजाना मिला था उसका सोना केरल के बजट से कई गुना ज़्यादा था और ऐसा माना जाता है कि इतना ही सोना मंदिर के अंदर अभी भी दबा हुआ है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में अभी भी करीब 22,000 टन सोना सिर्फ लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में है। सन 1500 ईस्वी के आसपास दुनिया की आय में भारत की 24.5% हिस्सेदारी थी, जो कि पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। इतना सब जानकर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जाइए चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए चलते हैं आगे। नंबर 3, अगर हम बात करें कि भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन की
तो जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को गुरु पूर्णिमा के दिन धर्म के 8 सूत्र बताएं, जिन्हें अष्टांगिक कहा गया। अष्टांगिक अर्थात जीवन को सुधारने के 8 कदम। जो प्रारंभ के बौद्ध थे इसे काल चक्र अर्थात समय का चक्र कहते थे। समय और कर्म का अटूट संबंध है। कर्म का चक्र समय के साथ साथ सदा घूमता रहता है। कालांतर में यही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाने लगा। बुद्ध के उपदेश देने के इस कार्य को ही धर्म चक्र का आरंभ अथवा प्रवर्तन का सूचक माना गया और इसे एक चक्र में 8 तीलियों के रूप में दर्शाया जाने लगा और फिर इसे धर्म चक्र का नाम दे दिया गया। धर्म चक्र के 8 पहिए तथागत बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग को दर्शाते हैं। अशोक के प्रस्तर लेखों में भी धर्म चक्र है और अशोक के स्तंभ में यह चक्र 24 आर्यों का है, जिसे आपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देखा होगा, जिसे तिरंगे में अपनाया गया है। नंबर 4, आपने अगर भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा होगा तो आप उसमें मंगल पांडे का नाम एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी के रूप में जरूर पढ़ा होगा। आज हम जानेंगे कि मंगल पांडे के एक क्रांतिकारी बनने के पीछे की खास वजहों को, जो उनको एक क्रांतिकारी बनाती है। मंगल पांडे जिन्हें देश का पहला क्रांतिकारी भी कहा जाता है, उनका जन्म 19 जुलाई 1827 में यूपी के बलिया के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता दिवाकर पांडे थे। उस दौरान देश में हिंदुओं में अपनी जाति में खास तौर पर ब्राह्मणों में रीति रिवाजों और परंपराओं से गहरा लगाव था, जिस कारण से ब्राह्मणों को सेना में जाना पसंद नहीं किया जाता था। मंगल पांडे का कंपनी की सेना में जाने के पीछे की वजह परिवार की माली हालत का खराब होना था। उस दौरान देश में खेतों के हालत भी कुछ अच्छे नहीं थे तथा किसानों पर करों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सेना में भर्ती होना एक रोजगार का अवसर बन गया। फिर मंगल पांडे 22 साल की उम्र में बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल हो गए। फिर उसके बाद 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के लिए नई बंदूक लाई गई। यह 0.577 कैलिबर की नई बंदूक पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की कंपैरिजन में काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन इसमें मसला यह था कि पहले कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था, फिर उसके बाद इसको बंदूक की नली में भरा जाता था। अब इधर सिपाहियों में यह अफवाह फैल गया कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मान से बनाई जाती है। उस समय देश में जात पात छुआछूत भी तो अपने चरम सीमा पर थी। फिर क्या था, उसके बाद जब बैरकपुर में परेड हो रहा था तो उस टाइम मंगल पांडे ने कारतूस काटने से मना कर दिया और साथ ही अपने साथियों से भी ऐसा करने से मना कर दिया। जब उनको किसी का साथ नहीं मिला तो उन्होंने खुद को ही गोली मारने का प्रयास किया और घायल हो गए। बाद में उन पर कोर्ट मार्शल लगाकर उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा सुनाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग में घी डालने का काम की और इसने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। नंबर 5, दोस्तों, इस टाइम देश का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे सीमा हैदर के बारे में न पता हो। आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे कि सीमा हैदर पाकिस्तान कैसे दुबई से नेपाल के रास्ते भारत आई, तो हम इन सब को डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे उस सवाल पर जो सीमा हैदर पर लगाए जा रहे हैं कि क्या सीमा हैदर एक आईएसआई जासूस है। आज हम इस आईएसआई को जानेंगे, आखिर ये आईएसआई क्या है, यह भारत में किस तरह काम करती है। दरअसल आईएसआई पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। जिस तरह भारत की खुफिया एजेंसियां भारत के लिए काम करती हैं, वैसे ही आईएसआई पाकिस्तान के लिए काम करती है। इसका काम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की सुरक्षा करना है। साथ ही यह एजेंसी पाकिस्तान में और उसके बाहर खुफिया जानकारियां जुटाने का काम करती है, जिसके कारण आईएसआई का भारत में भी एक्टिव रहने का प्रयास रहता है। आपको बता दूं कि आईएसआई में सेना का दबदबा रहता है और डीजीआईएसआई प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आईएसआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक खुफिया एजेंसी समझी जाती है तथा इससे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक नहीं है। इस एजेंसी का काम सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी करना ही नहीं बल्कि भारत में दहशत फैलाना भी होता है। ऐसा माना जाता है कि आईएसआई भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार करती है और दहशत फैलाने का प्रयास करती है। भारत में होने वाले किसी भी आतंकी हमले के पीछे कहीं न कहीं आईएसआई का ही हाथ होता है। आईएसआई की कई एजेंट भारत से खुफिया जानकारी पाकिस्तान में भेजते हैं
जिसके बाद भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कई बार तो अलग अलग तरीके से भारत में रह रहे एजेंट्स को पकड़ा भी जा चुका है। यही कारण है कि सीमा हैदर पर एक पाकिस्तानी एजेंट होने का शक जाहिर किया जा रहा है। इस बात को मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।